तो ये ना सिस्टम चलिए बातें नहीं करो, है ना। मैं डिस्कस कर रहा था आपको। अभी सभी क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ों को बताऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और देखो बेटा, जो अनम्यूट करके रखे हो ना, पहले म्यूट कर लो आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे रेक्टिफायर के बारे में लास्ट क्लास में। ठीक है, तो रेक्टिफायर एक अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका मेन फंक्शन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या होता है कि हमारे पास जो एसी की पावर सप्लाई आसानी से अवेलेबल होती है, आपके घरों में 230 वोल्ट की सप्लाई आती है। लेकिन कई आपके पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ पर डीसी की आवश्यकता होती है, डीसी से ऑपरेट होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसके बाद में हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना है, आपको सिस्टम ऑपरेट करना है, आपको आपके घर की टीवी ऑपरेट करना है, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो डीसी पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी हम चार्जर के माध्यम से चार्ज करते हैं। तो चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है जिसका फंक्शन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। क्योंकि एसी को स्टोर नहीं किया जाता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। और जो डीसी होता है हम डीसी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो सिंगल फेस रेक्टिफायर, सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं जो आपके रेक्टिफायर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप स्क्रीन पर देखेंगे। रेक्टिफायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसका मेन फंक्शन क्या है? एसी टू डीसी। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो हमने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके यदि हम क्लासिफिकेशन से देखें या इसका हम टाइप्स देखें, तो ये बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वैसे तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले सिंगल फेस, फिर उसके बाद में 3 फेस। सिंगल फेस में 3 टाइप के होते हैं, सिंगल फेस हाफ वेव, सिंगल फेस फुल वेव, सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद 3 फेस में भी होते हैं। तो हमको यहाँ पर आपको सिंगल फेस के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, HWF, इन शॉर्ट अपन HWF के नाम से भी इसको जानते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में है फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। ठीक है, और जो तीसरा टाइप है ये है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव यहाँ पर आएगा आपका
ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम इस क्लास में फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, जो आपका सेकंड टाइप है। हमने फर्स्ट टाइप कल की क्लास में पढ़ लिया, फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो चलो मैं इसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्राइमरी में हम एसी सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हम 2 डायोड का इस्तेमाल कर देते हैं। हमारे जो डायोड होते हैं इसमें ये 1 by 1 पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करते हैं, कंडक्शन कंडीशन में आते हैं और हम आउटपुट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में इस प्रकार से इसका एडवांटेज होता है कि इसका जो आउटपुट होता है काफ़ी अच्छा होता है, जस्ट डबल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, मतलब इसकी इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से इसकी इफिशियंसी भी डबल होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है ये 40.6 होती है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है ये होती है 81.2% होती है। ठीक है, तो हमने हाफ वेव की इफिशियंसी के बारे में बात करें, इसकी दक्षता के बारे में बात करेंगे। तो हाफ वेव के लिए क्या होती है 40.6%, एंड फुल वेव के लिए यदि हम बात करें तो कितनी होती है, ये होती है 81.2%। फिर यदि हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो इसकी इफिशियंसी काफ़ी अच्छी होती है, इसकी इफिशियंसी लगभग 96 to 98% के आसपास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि इसका सर्किट डायग्राम को आप किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सभी को क्लियर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सभी को क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पर इसके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करूँगा और इसी सर्किट डायग्राम के द्वारा हम इसके कंस्ट्रक्शन को, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पहले क्या बनाया, एक ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। यहाँ पर हमने एयर को ट्रांसफार्मर नहीं लिया, हमने आयरन को ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है। और जो ट्रांसफार्मर बेसिकली जो ट्रांसफार्मर्स हमारे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। वो हमेशा आप ध्यान दोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं ये स्टेप डाउन टाइप के होते हैं। इट मीन्स ये वोल्टेज के मान को स्टेप डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन कर देते हैं। जो इनके सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलता है वो प्राइमरी की अपेक्षा काफ़ी कम वोल्टेज होता है, वो डिपेंड करता है कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको 2 डायोड बनाएंगे, दोनों साइड में आप डायोड बना दीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पर सेंटर टेपिंग करेंगे। यहाँ पर आप ये सेंटर टेपिंग होती है, जो वाइंडिंग होती है सेकेंडरी के वाइंडिंग के बीचों बीच से एक टर्मिनल निकाल लिया जाता है जिसको हम सेंटर टेपिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाइंडिंग के सेंटर में टेपिंग करके एक और अलग से कंडक्टर निकाल लेते हैं, जिसका उपयोग हम इसमें किसके लिए करते हैं, कनेक्शन के लिए करते हैं। देखो इसका डायग्राम कुछ आप इस तरह से बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आपको इस तरह से डायग्राम आपके किसी बुक वगैरह में भी नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, जो ये डायोड है D1 है और ये डायोड को आप D2 दे दीजिए। ये आपका सिंगल फेस, यहाँ पर आप एसी सप्लाई को ऐड करेंगे, सिंगल फेस एसी सप्लाई यहाँ पर आप दे दें, क्योंकि आपको पता है कि जो ये डायोड आपका रेक्टिफायर है सिंगल फेस सेंटर टेप टाइप का रेक्टिफायर है। ये लोड है आपका। ठीक है, यहाँ पर सेंटर टेपिंग होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर टेपिंग। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखेंगे ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जो इसकी करंट की डायरेक्शन होगी उसकी ये प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, मतलब इसके करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। और यदि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी इसी प्रकार से होगी। कभी भी लोड में यहाँ पर लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, लोड की डायरेक्शन सेम होती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा जो रेक्टिफायर होता है, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें
लोड की डायरेक्शन दोनों कंडीशन में, चाहे वो D1 डायोड कंडक्ट कर रहा हो या D2 डायोड कंडक्ट कर रहा हो, इसमें क्या होगा कि आपके लोड में से करंट की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। आप इसको S1 टर्मिनल दे सकते हैं, सेकेंडरी का S1 टर्मिनल, और ये सेकेंडरी का S2 टर्मिनल है, ठीक है। आपने इसका नाम दे दिया S1 टर्मिनल और इसका नाम आपने S2 दे दिया। क्यों किया? क्योंकि सेकेंडरी का टर्मिनल से सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं, तो सेकेंडरी का ये S1 टर्मिनल है और ये सेकेंडरी का S2 टर्मिनल है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसका कंस्ट्रक्शन बना लिया। कंस्ट्रक्शन में आप इसमें लिखोगे कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी प्राइमरी में हम AC सप्लाई से जोड़ देते हैं और सेकेंडरी में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें S1 टर्मिनल, सेकेंडरी के S1 टर्मिनल से डायोड D1 कनेक्टेड होता है और जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी S2 टर्मिनल से D2 डायोड कनेक्ट होता है, ठीक है। और इनको आपस में हम कॉमन पॉइंट निकाल लेते हैं और इस कॉमन पॉइंट और सेंटर टेपिंग के बीच में हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसका आप कंस्ट्रक्शन में इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद में हम इसके वर्किंग की बात करें तो देखिए इसकी वर्किंग किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से ये वर्क करता है और हमको आउटपुट में DC प्रदान करता है, ठीक है। इसका जो बेसिकली इसका फंक्शन है AC को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आउटपुट में DC किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, हम उस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर D1 और D2 डायोड दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से इसका मेन फंक्शन है। यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, यहाँ पर क्या प्रदान करोगे, इसको AC सप्लाई प्रदान करोगे, ठीक है। ये AC वेव है, AC का ये पॉजिटिव वेव है और ये AC का नेगेटिव वेव है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके AC का अप्लाई किया। तो देखिए कोई भी जो वेव है वो डायरेक्ट मतलब एक साथ ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ कभी भी अप्लाई नहीं होते हैं, 1 by 1 ये अल्टरनेट मतलब जो वेव है, जो सिग्नल्स है, वो आपके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के द्वारा आपके डायोड में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव होने से क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का S1 टर्मिनल है ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा और किसके रेस्पेक्ट में, S2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। S2 के रेस्पेक्ट में S1 जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि यदि जो डायोड है, डायोड का एनोड को पॉजिटिव दे दिया जाए और डायोड के कैथोड को नेगेटिव दिया जाए, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस तरह से यहाँ से नेगेटिव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एनोड है वो कैथोड के रेस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, एनोड के रेस्पेक्ट में जो कैथोड है वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो एनोड होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव से, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से भी हम कनेक्ट कर दें तो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमारा जो डायोड है D1 वो फॉरवर्ड बायस में चला गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण हमारा D1 डायोड कंडक्ट करेगा, कंडक्शन कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, चालन करेगा। तो यहाँ पर D1 डायोड के कारण यहाँ पर कंडक्शन होगा और हमको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा DC, ठीक है। तो यहाँ पर हमको D1 डायोड कारण यहाँ पर क्या मिलेगा, ये D1 डायोड के कारण यहाँ पर हमको आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये वेव था, ये आपने इनपुट वेव पॉजिटिव दिया तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वेव इस तरह से मिल गया। और देखो ये नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि जब ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो देखो ये हमारा जो है ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया ना। तो नेगेटिव होने से क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये रिवर्स बायस में चला जाता है, तो ये कंडक्ट नहीं करता, ये करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा D1 डायोड कंडक्ट करता है लेकिन D2 डायोड में कंडक्ट नहीं करता है। फिर कुछ समय पश्चात जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल इस सर्किट में अप्लाई होगा, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाई होगा। तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में भी यहाँ पर वेव की मतलब EMF जनरेट होगा, जिसके कारण S1 अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव अप्लाई हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, S1 नेगेटिव हो जाएगा। S1 के नेगेटिव हो जाने से क्या होता है कि जो हमारा S2 टर्मिनल है वो S1 के रिस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब इसमें अपोजिट प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पर नेगेटिव वेव अप्लाई हुआ है तो S1 यहाँ पर मोर नेगेटिव और S2 जो होता है मोर पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए अब ये जब नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, एनोड नेगेटिव से जुड़ जाएगा, मतलब ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। उस केस में हमारा जो D2 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है, और ये कंडक्शन करेगा। अब यहाँ से करंट फ्लो होगी
और इसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर फिर से देखो करंट डायरेक्शन सेम है, जब नेगेटिव पॉजिटिव आया तो भी करंट डायरेक्शन सेम थी, मतलब पॉजिटिव मिल रहा था आपको भी। जब यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई किया तब भी करंट की डायरेक्शन लोड के साथ में सेम है। देखो लोड में करंट की डायरेक्शन इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, तो यहाँ पर हमको सेम डायरेक्शन में नेगेटिव वेव के कारण भी हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है D1 का है, ये D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2, इस तरह से इसका आउटपुट हमको कंटिन्यूअस अल्टरनेट D1 D2 D1 D2 अल्टरनेट डायोड्स के कारण यहाँ पर हमको आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए कंडक्शन कंडीशन में रहता है और हमको दोनों के कारण यहाँ पर आउटपुट प्रदान करता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी अपेक्षा इसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल होती है। ठीक है, यदि वहां पर उसकी एफिशिएंसी जो हाफ वेव की 40.6% होती है तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 81.2% होती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। अब इसका हम वेव फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा एक्चुअल में, तो मैं आपको यहाँ पर वेव फॉर्म बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये चीजें बनाना है। ये आपका सर्किट डायग्राम था, यहाँ पर आप हेडिंग में लिखोगे सर्किट डायग्राम। मैंने इसका आपको वीडियो भी अवेलेबल करवा दिया, यूट्यूब की लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ भी देख लीजिए और इसको भी समझ लीजिए, है ना। लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको मैं पर्याप्त समय दूंगा पूछने के लिए, या बीच में भी आप पूछ सकते हैं कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आई है तो, है ना। फिर देखिए मैं वेव फॉर्म यहाँ पर बनाऊंगा, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले इनपुट वेव फॉर्म बनाइए, जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बनाइए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये इनपुट वेव फॉर्म पहले मैंने बना दिया, इनपुट वेव। ठीक है, इसके बाद में मैं दूसरी लाइन ले लूंगा, ये ले लेते हैं अपन आउटपुट वेव ऑफ D1 डायोड। ओके, D1 डायोड का आउटपुट। ठीक है, अच्छा ये नहीं क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, अभी क्लियर दिख रहा है। फिर इसके बाद में हम तीसरा आउटपुट ले लेंगे, तीसरी लाइन ले लेंगे, आउटपुट वेव ऑफ D2 डायोड। ठीक है, और इसके हम एक कंप्लीट आउटपुट ले लेंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप अलग अलग टी टाइम ले लीजिए, ये आपको टी टाइम है, ये आपको टाइमिंग को डिनोट करता है। ठीक है, और जो ये होता है ये एम्पलीट्यूड को या इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पर ये डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इनपुट वेव फॉर्म था कुछ इस प्रकार से आप इसको इनपुट वेव फॉर्म बना दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो आप ग्राफ क्लियर ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो एक आप स्केल लीजिए, मेरे पास स्केल है पर मैं नहीं पाया मैंने भी। तो देखो अब ये चलो ले लेता हूँ, स्केल है जब मेरे पास तो ले लेना चाहिए आई थिंक। रोलर स्केल है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि देखो ये लाइन से आपको इसको मैच करके आप इसको मैच कीजिए और यहाँ से इसको डॉट 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 लाइन को आप इसको नीचे तक ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर भी इसको ड्रॉ करिए, यहाँ पर भी इसको ड्रॉ करिए। ये वेव फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेव फॉर्म आपको बनाना ही पड़ेगा अच्छे, यदि फुल मार्क्स चाहिए आपको इसके आंसर में, तो आप इसके वेव फॉर्म को ज़रूर बनाएं, जो आपके लिए आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखो अब मैं आउटपुट किसका बना रहा हूँ, D1 डायोड का। D1 डायोड के लिए आउटपुट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। D1 के लिए आप बना रहे हो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमारा D1 डायोड कंडक्शन कर रहा था, तो यहाँ पर आपको वेव मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव में D1 डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, ये हम सिर्फ D1 डायोड का आउटपुट बता रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव वेव का, यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर D1 डायोड का आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम सॉरी ये पॉजिटिव और ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अधिकतम पॉजिटिव मान ही आपको यहाँ पर मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है या फिर
नेगेटिव जो वेव होती है वो भी पॉजिटिव वेव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम D2 डायोड का देखेंगे तो D2 डायोड कंडक्ट कर रहा था, नेगेटिव के कारण ये कंडक्ट कर रहा था। जब नेगेटिव वेव अप्लाई हो रहा था सर्किट में तो कंडक्ट कर रहा था। तो मैं इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ नेगेटिव वेव आपको यहाँ पर हमने इस लाइन के द्वारा ड्रॉ किया है वहाँ पर आप इसको वेव को दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये D1 डायोड का आपका आउटपुट है और ये D2 डायोड का आउटपुट है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक कंप्लीट आउटपुट बनाएंगे जो कि D1 एंड D2 दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर देखो इसके लिए भी पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव, तो ये आपको जो होगा ये आपको आउटपुट कंप्लीट आउटपुट मिलेगा जो कि ये D1 डायोड के लिए है, ये D2 डायोड का आउटपुट, D1 डायोड, D2 और D1। तो इस तरह से अल्टरनेट ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहती है। तो इस तरह से आपको टाइम के रेस्पेक्ट में आपने यहाँ पर इसके ग्राफ को ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन ये यहाँ पर खड़ा होता है कि हमारा जो आउटपुट में जो डीसी होती है, आपने यही पढ़ा कि जो आउटपुट होता है वो ये एक्सिस है, तो एक्सिस के जस्ट पैरेलल में इस तरह से सीधी रेखा में हमको डीसी मिलता है। लेकिन यहाँ पल्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये इस तरह नहीं होता, एक्चुअल में सीधी लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये पल्सेटिंग टाइप का है। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें जो मिलने वाला आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग टाइप का होता है। इट मीन्स इसमें कुछ एसी की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ठीक है, मतलब एसी के कुछ कंपोनेंट्स मिले होते हैं जिस कारण से ये एक स्ट्रेट लाइन में ना चलकर एक पल्स के रूप में ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ को बताया गया है। ठीक है, ये आपके इनपुट्स, आउटपुट्स और ये वेव फॉर्म बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से ग्राफ को जरूर ड्रॉ करें। ठीक है, तो आई थिंक सभी को इसकी प्रोसेस पता चल गई है कि इसकी प्रोसेस किस प्रकार से। इसका डायग्राम एक तरीके से और भी बना सकते हैं, मैं दूसरा भी आपको डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसका डायग्राम आप किस प्रकार से और सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों सेम रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहें तो जो आपको सही लगेगा आप उसको बना लीजिए, या आप चाहें तो दोनों डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है आपके एग्जाम में तो। ठीक है, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, मैं एग्जाम की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम इसका दूसरा एक डायग्राम और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने आयरन कोर लिया और इसके बाद में हमने ट्रांसफार्मर लिया, ट्रांसफार्मर को हमने सेंटर टेपिंग कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये आधी वाइंडिंग ये अलग है और ये अलग है, सेंटर टेपिंग है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक आपने यहाँ पर डायोड D1 एंड डायोड D2 कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करने के बाद में यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस के साथ में ये लोड है आपका, ये लोड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पर आप आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये आपका ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ से इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप लिखिए D1, इसको लिखिए आप D2 और ये आपका लोड है RL। ठीक है, रजिस्टिव लोड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आपने सिंगल फेस AC सप्लाई को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये डायोड हैं आपके, डायोड D1 और ये डायोड D1 है और ये डायोड आपका D2 है। ठीक है, अब इसमें लोड का इस तरह डायरेक्शन है। यहाँ पर भी आप यदि देखोगे तो इसमें भी बेटा करंट की डायरेक्शन सभी के लिए सेम होगी। देखो मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, आप जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन कुछ इसको इस प्रकार से होगी, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका करंट यहाँ पर फ्लो होगा। अब देखो जब D1 डायोड कंडक्ट कर रहा था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है। अब जब D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है तो क्या डायरेक्शन होगी, देखो ये होगा तो ये करंट जो है इधर से चलता है, इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा करंट, ये करंट जा रहा है, फिर इसके बाद में ये करंट जा रहा है, तो ये यहाँ से जाके कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। मतलब जो करंट की डायरेक्शन ये दिखाई दे रही है, ये आपकी जाएगी करंट की डायरेक्शन, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन लोड में डाउनवर्ड है। मतलब जब D1 डायोड कंडक्ट कर रहा था तो
जो आपका करंट की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी लोड पर, और जब आपका D2 डायोड कंडक्ट कर रहा था तो भी ये डाउनवर्ड थी। इसका मतलब ये है कि यदि D1 के कारण पॉजिटिव वेव मिल रहा था तो D2 के कारण भी पॉजिटिव मिलेगा। इस तरह से आपको D1 D2 का ये आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों के कारण यहाँ पर आपको अल्टरनेट केस में यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप इन चीज़ों को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसकी आप रिपल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, रिपल फैक्टर क्या होगा, इसका आप फॉर्म फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, इसका आप इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप यूटिलाइजेशन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसी को बोलते हैं टफ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू के लिए उसी प्रकार से आपको फंक्शन उसी प्रकार से इसके डेरिवेशन करना होता है जिस प्रकार से आपने सिंगल फेस सर्किट में आरएमएस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। सेम डेरिवेशन आपको फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, आरएमएस भी सेम निकलेगा। रिपल फैक्टर के लिए यदि आपने फॉर्म फैक्टर निकाल लिया तो फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 का रूट, तो यहाँ से निकल जाएगा √(FF²-1). ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका रिपल फैक्टर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर तो हमको पहले से पता है, जो फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा, हाँ।
हाँ, गूगल क्लासरूम में, और आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक आएगी, आप उसमें से जाकर क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जूम ऐप की ज़्यादातर आपको लिंक मिलेगी, उससे आप क्लास अटेंड कर सकते हो। आपको जो लिंक है वो जो आपके यूट्यूब की लिंक है वो गूगल क्लासरूम में मिलेगी, आप वहाँ के लिंक में क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप उस क्लास में पहुँच जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही मेरी सभी को? यस सर। चलिए, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारा फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से इसका फंक्शन होता है, मतलब किस प्रकार से वर्किंग करता है। ठीक है, कैसे इसकी वर्किंग है और किस प्रकार से हमने एसी को अप्लाई किया यहाँ पर इसके प्राइमरी में, और हमको यहाँ पर आउटपुट में किस प्रकार से हमको डीसी मिला है। ठीक है, तो ये आपके इसके अलग अलग वेव्स हैं जो दिखाए गए हैं कि D1 D2 D1 D2 D1 D2 के कंडक्शन के कारण यहाँ पर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप कोई भी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव आप दें, दोनों को ये पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में मतलब पॉजिटिव में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से आपको ये डीसी मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी डीसी होती है एक स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इसमें जो आपको रेक्टिफायर का आउटपुट है, जो आपको यहाँ पर रेक्टिफायर का आउटपुट मिल रहा है, ये प्योर डीसी नहीं होता है, इसमें कुछ एसी की अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि जो आपका डायोड है ये 100% आपका एफिशिएंट नहीं होता है कि टोटल जो भी यहाँ से इसमें एसी इनपुट कराया जाए वो पूरा का पूरा एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। ठीक है, 100% एफिशिएंट नहीं होता है, इस कारण से इसमें कुछ एसी की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, कुछ एसी के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इस कारण से इसका मिलने वाला जो आउटपुट होता है ये पल्स के रूप में होता है, पल्सेटिंग होता है, मतलब कुछ इसमें एसी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें कुछ एसी के यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, एसी के कुछ कंपोनेंट्स होने के कारण ये हमको पल्स के रूप में आउटपुट मिलता है, जबकि हमको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ऐसे आपको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे ना मिलकर इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो आपका रेक्टिफायर का आउटपुट है उसके आउटपुट में आप एक फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करके उसके आउटपुट को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब जो उसके एसी के कंपोनेंट हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर वो आपको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल्टर सर्किट का भी इस्तेमाल करते हैं आउटपुट में प्योर डीसी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम बता देते हैं कि जैसे आई मतलब होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर सिंगल फेज फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे इसकी जो वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसकी जो वैल्यू होती है 0.637 आई मैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 0.637 टाइम्स एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है वो आई मैक्स का कितने टाइम्स होता है, 0.637 टाइम्स होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे जो IRMS होता है, ये एक्चुअल में हम इसको फाइंड कर चुके हैं बेटा। आपने जो वहाँ पर एसी सर्किट के लिए पढ़ा, आप यहाँ पर एवरेज और RMS वैल्यू के लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस को अपना सकते हो। ठीक है, फिर IRMS की वैल्यू आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेट किया था, इसकी जो वैल्यू आई थी 0.707 आई मैक्स, मतलब जो आपका RMS वैल्यू होता है करंट का, जो RMS वैल्यू होता है करंट का वो कितना होता है 0.707 ऑफ आई मैक्स का 0.707 टाइम्स IRMS होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ से क्लियर पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में हम आपको बता, देखो ये यदि हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है इसका ये होता है, जो एवरेज वैल्यू होता है एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल में आपको होती है आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई होती है, 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई इक्वल्स टू होता है यहाँ पर आई एवरेज। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 बाई पाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो IRMS होगा आपको ये कितना होगा
आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.707 आई मैक्स। तो एक्चुअल में ये वैल्यू इसकी ये है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप जब आप इसको इसकी वैल्यू को क्या निकालोगे, इसका फॉर्म फैक्टर निकालोगे, एफ फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, मतलब 0.707 आई मैक्स डिवाइडेड बाई 0.637 आई मैक्स। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, ठीक है, सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मतलब सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए, सिंगल फेस एसी मतलब सिंगल फेस सर्किट के लिए, तो ये 1.11 होता है ऑलवेज, है ना। ये फिक्स है वैल्यू, जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ ये वैल्यू जो है ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब हमको RMS वैल्यू फॉर्म फैक्टर मिल गया। अब आपको रिपल फैक्टर निकालना है। रिपल फैक्टर का मतलब होता है उर्मिका घटक, हिंदी में इसको अपन उर्मिका घटक कहते हैं। जितना अधिक रिपल फैक्टर होगा उतना ही खराब डीसी माना जाएगा। रिपल फैक्टर का मान यदि कम है तो अच्छा डीसी माना जाएगा। रिपल फैक्टर मतलब उसमें कुछ एसी की कंपोनेंट होना। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर होगा मतलब डीसी में उतना ही एसी के ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उतना ही खराब डीसी माना जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। तो आप इसको 1.11 का स्क्वायर -1 का रूट निकालोगे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो इसकी वैल्यू आती है फॉर्म फैक्टर की, ये कैलकुलेट करने में लगभग 1 मिनट, इसकी जो वैल्यू होती है 0.48 होती है, ठीक है। इसकी जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है, सॉरी रिपल फैक्टर की जो वैल्यू 0.48 होती है। लेकिन यदि हम हाफ वेव के लिए बोले बेटा, हाफ वेव के लिए यदि आप बोलोगे कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। मतलब उसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें बहुत ज्यादा शुद्धियां होती हैं, ठीक है। यदि हम हाफ वेव के लिए बोले तो उसका फॉर्म जो आपका रिपल फैक्टर होता है 1.21 होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। लेकिन हम फुल वेव की बात करें तो इसमें फॉर्म फैक्टर मान काफी कम होता है। इट मीन्स जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हमें अच्छा डीसी मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये पूरा इसका हमारा फंक्शन था जो आपका हाफ वेव सॉरी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है। मैंने इसका आपको वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल करवा दिया हूँ, आपको उसकी लिंक अवेलेबल करवा दिए हैं, आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी, ठीक है। और हमने ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। यदि आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी इसी प्रकार से यदि लाइव क्लास में पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। हालांकि मैंने उसका भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो ट्यूसडे की क्लास होगी तो उसमें मैं कुछ आपको वहाँ पर लैब के लिए कुछ जो लैब मैनुअल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इससे रिलेटेड लैब मैनुअल भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? सभी को अटेंडेंस लिंक आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। सभी गूगल क्लासरूम में विजिट कीजिए, अटेंडेंस को अपने अटेंडेंस को इंश्योर कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। ओके, चलिए, हाँ, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।